Hello everyone, in this video I am going to cover MCQs from chapter Surface Areas and Volumes. These MCQs are from NCERT Exemplar. सारे ही MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ध्यान से करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से. पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम कवर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 12.1. As you can see, the first MCQ is a funnel is the combination of. ये वाले क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से डिलीटेड है वैसे तो, बट जो फनल है वो किस का कॉम्बिनेशन होती है, फ्रस्टम ऑफ कोन और सिलेंडर. ऊपर फ्रस्टम ऑफ कोन है और नीचे सिलेंडर है. ये वाले MCQs हम छोड़ सकते हैं, ये वाला MCQ, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ द मार्बल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज पुट इनटू अ सिलेंड्रिकल कप फुल ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, देन हाउ मच वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सिलेंड्रिकल कप. उन्होंने बोला है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल कप है जो पूरा पानी से भर रखा है, राइट. उसके अंदर हमने एक मार्बल ड्रॉप किया है और जो मार्बल है ना उसका जो रेडियस दे रखा है, मार्बल का रेडियस हमें कितना दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, और जो सिलेंड्रिकल कप है उसका रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर. देन हाउ मच वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सिलेंड्रिकल कप. आपको बताना है कि जब हम इस मार्बल को ड्रॉप करते हैं इस कप में तो इसमें से कितना पानी बाहर आएगा. डेफिनेटली अगर सिलेंडर ऊपर तक भरा हुआ है तो जितना वेट उसके अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा. इसका मतलब इतना पानी इसमें से बाहर आएगा जितना इस मार्बल का वेट होगा. तो मार्बल कौन सी शेप में है, स्फीयर की शेप में, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. तो दिस इज़ 4/3 पाई इज़ 22/7. पाई की टर्म्स में आंसर नहीं है तो हमें पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और 22/7 ही वैल्यू लेनी है जब तक हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन ना हो. और रेडियस कितना दे रखा है 21/10 मल्टीप्लाई बाय 21/10 मल्टीप्लाई बाय 21/10. तो 7 3 = 21. अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास आंसर आ जाएगा. दिस इज़ 88 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21 इज़ 441 डिवाइडेड बाय 1000. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 38808 डिवाइडेड बाय 1000 एंड आंसर विल बी 38.808 एंड सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज़ द आंसर 38.808 सेंटीमीटर क्यूब and A option is the correct answer. Now let's do the second one. Now the next example is a cubical ice cream brick of edge 22 centimeter is to be distributed among children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its brim. उन्होंने बोला है क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक है आपके पास, राइट, और इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों को, राइट. इसका एज कितना है 22 सेंटीमीटर. अमंग सम चिल्ड्रन बाय फिलिंग द आइसक्रीम कोन्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. जो कोन फिल करने हैं उसका रेडियस कितना है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. अप टू इट्स ब्रिम मीन्स बिल्कुल टॉप मोस्ट एज तक फिल करना है, इसके ऊपर हमें इसको फिल नहीं करना है, राइट. हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम कोन्स. आपको बताना है कि ऐसे कितने आइसक्रीम कोन्स एक्चुअली भरे जा सकते हैं और कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं. ऑब्वियसली जितने आइसक्रीम कोन्स भरे जा सकते होंगे उतने ही बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकते हैं. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, दिस इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू, ऊपर किसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन. देखो ईच कोन, राइट, 1 कोन. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्यूब, दैट इज 22 इंटू 22 इंटू 22. और इसको डिवाइड किसके साथ करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सॉल्व करते हैं 22 इंटू 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाई, ये जो 3 डिनोमिनेटर में है ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा. पाई 22/7 है, रेडियस हमारे पास 2 है, 2 इंटू 2 आ जाएगा एंड हाइट इज़ 7. तो ये वाले 7 से तो ये 7 कट जाएगा. अब आपके पास जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट देते हैं. 22 से 22 कट हो रहा है. दिस इज़ 2 11 ज़ा, दिस इज़ अगेन 2 11 ज़ा. 11 इंटू 11 इज़ 21 मल्टीप्लाई बाय 3. दिस इज़ 3. हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, sorry, 21 into 11 into 11 is 121. This is 3 2s are 6 and 363 is the right answer, right. What is the correct option? The correct option is C, 363. How many cones we can fill from this ice cream brick? We can fill 363 cones and we can distribute among 363 children, right. Now the next one is, the next question is the radii of द एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन. अब ये फ्रस्टम वाले क्वेश्चन हमने नहीं करने हैं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, तो वी कैन पुट क्रॉस ऑन देम, राइट. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन.
द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब में सारे फेसेस स्क्वायर्स होते हैं, है ना। उन्होंने बोला इस क्यूब से आप सबसे बड़ा राइट सर्कुलर कोन कौन सा कट कर सकते हो और आपको उस कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब देखो आपके पास जो क्यूब है उसका एज दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। अगर हमने इसमें से सबसे लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन कट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि उस कोन का जो बेस सर्कल है, कोन इस शेप में होता है ना, उसके बेस में सर्कल होता है, ये जो सर्कल है इसका मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है और ये जो कोन है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। अब आप खुद देखो, मैक्सिमम रेडियस हो सकता है जो सर्कल इस तरह से बने, मतलब ये जो ऊपर टॉप मोस्ट स्क्वायर बन रहा है ना, इसकी सारी साइड्स इस सर्कल की टेंजेंट्स बननी चाहिए, राइट। ये सर्कल इसको पूरी तरह से टच करना चाहिए सारी साइड से, राइट। और इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितनी हमारे पास क्यूब की हाइट है। दिस इज द कोन विच वी कैन कट आउट फ्रॉम दिस क्यूब। अब इसका रेडियस, इसका डायमीटर कितना होगा क्यूब के एज के इक्वल, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस विल बी 2.1 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द क्यूब, तो हाइट विल बी 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको उस कोन का वॉल्यूम निकालना है, ये वाले कोन का, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज 1/3 22/7, रेडियस इज 21/10 इंटू 21/10 एंड हाइट इज 42/10, 7 3 21। अब इसके बाद तो कुछ कटिंग हो नहीं रही है तो आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 इंटू 22 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा नियर अबाउट, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 19402 डिवाइडेड बाय 1000 एंड आंसर विल बी 19.402 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब आपको बस यहाँ पे यही ध्यान रखना था कि जो आपने इसमें से कोन कट करना है उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। डायमीटर किसके इक्वल हो सकता है, आप आपके पास एक स्क्वायर है, आप इसमें से सबसे बड़ा सर्कल कौन सा कट कर सकते हो, वही सर्कल कट कर सकते हो ना जो इसकी सारी साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। और इस सर्कल में अगर आप देखोगे तो इस सर्कल का डायमीटर और इस स्क्वायर का जो साइड है दोनों की लेंथ क्या आएगी, सेम आएगी। तो उसी तरह से आप इसमें जो कोन कट करेंगे वो कोन का जो बेस है वो सर्कल है, तो इसके सारे एजेस को टच करेगा और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, जितनी क्यूब की हाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सिलेंड्रिकल पेंसिल sharpened and one edge is combination of and one edge is the combination of, क्या बोला है उन्होंने, एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है। पेंसिल ऑब्वियसली पहले हमारे पास कौन सी शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। जब हम उसको शार्प करते हैं एट वन एज, एक साइड से हमने उसको शार्प किया तो हमारे पास जो शेप बनती है वो किस तरह से होती है, वो किसका कॉम्बिनेशन होती है। जब आप इसको शार्प करेंगे तो आपके पास जो एक एज है वो कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाता है ना, फ्रॉम वन एज वी हैव टू शार्प इट। तो हमारे पास ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कोन का और एक सिलेंडर का। तो राइट आंसर इज अ कोन एंड अ सिलेंडर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अब जो सुराही होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है, आपने कभी सुराही देखी है। सुराही जो एक्चुअली होती है उसकी शेप किस तरह से होती है, नीचे तो स्फीयर होता है, राइट, और यहाँ से एक सिलेंड्रिकल पाइप होती है। इज इट क्लियर। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, a sphere and a cylinder. So which one option is correct, A option. Let's do the third one. The third one is the plumb line is the combination of, plumb line एक तरह का वेट होता है जिसको स्लोप्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला है कि ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो आपको फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये किसका कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, दिस इज अ हेमीस्फीयर एंड अ कोन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन। द शेप ऑफ द ग्लास इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, अब ये तो फ्रस्टम ऑफ कोन का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली द फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम होता क्या है, अगर हमारे पास एक कोन है, राइट, दिस इज अ कोन, हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो ये वाला पोर्शन इसका सेपरेट हो जाएगा ना। तो अब जो पोर्शन आपके पास बचता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द शेप ऑफ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये गिल्ली की शेप आपको गिवन दे रखी है,
अगर आपने कहीं कभी खेला है तो आपको पता होगा वो किस तरह से दिखती है। उसके दोनों एजेस पे 2 कोन्स होते हैं और बीच में सिलेंडर है, तो 2 कोन्स एंड अ सिलेंडर। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ शटलकॉक। शटलकॉक के लिए तो आप सारे बहुत ही अच्छे से अवेयर हैं। ऑफ द प्लेइंग बैडमिंटन हैज़ द शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन। शटलकॉक आपका कुछ इस तरह से दिखता है ना, और जो यहाँ पे है वो हेमिस्फीयर है और ऊपर क्या है, फ्रस्टम, द फ्रस्टम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज a cone is cut through a plane parallel to its base. Then the cone that is formed on one side of the plane is removed. The new part of the left over on the other side of the plane is called, this is called frustum of cone. Again, this question is not in the syllabus. Now the next one is a hollow cube of internal edge 22 centimeter is filled with the spherical marbles of diameter 0.5 centimeter. It is assumed that 1.8 space of the cube remain unfilled. Then the number of marbles that the cube can accommodate is, उन्होंने बोला है कि एक आपके पास क्यूबिकल बॉक्स है, या कुछ भी कह सकते हैं, होलो क्यूब है ना, इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर, जिसका एज कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद द स्फेरिकल मार्बल्स। उसमें आपने स्फेरिकल मार्बल्स डाले हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी क्यूब में स्फेरिकल मार्बल्स डालेंगे तो वो उसमें से कुछ स्पेस छूट जाएगा, और जितना स्पेस उसमें से छूटा है उसके बारे में वो क्या बोल रहे हैं, दिस इज 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन अनफिल्ड। जो 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो अभी अनफिल्ड है। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट द क्यूब कैन अकोमोडेट, आपने बताना है कि टोटल क्यूब कितने मार्बल्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब हम उसमें मैक्सिमम कितने क्यूब्स, उस क्यूब में मैक्सिमम कितने मार्बल्स डाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। एक हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, राइट, और इसका हमें एज दे रखा है 22 सेंटीमीटर। इसमें हमने मार्बल्स डाले हैं स्फेरिकल, बहुत सारे, जितने मैक्सिमम हम इसमें डाल सकते थे, राइट। ये पूरा फुल कर दिया हमने मार्बल्स डाल के। उसके बाद उन्होंने बोला बीच में से जो छोटी छोटी सी स्पेस छूट जाती है, दिस इज 1/8 ऑफ द स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन अनफिल्ड, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट कैन क्यूब अकोमोडेट। अब आपको क्या लगता है कैसे निकाल सकते हैं आपकी क्वेश्चन? आप पहले तो क्यूब का वॉल्यूम निकालें, राइट, उसमें से 1/8 जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसको माइनस कर दें और उसको डिवाइड करिए द वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे, है ना। क्योंकि स्फीयर कितना जो स्फीयर्स हैं, जितने भी स्फीयर्स हैं वो इसका कितना स्पेस ले रहे हैं, 1/8 को छोड़ के बाकी सारा स्पेस ले रहे हैं। तो आप इसके लिए नंबर ऑफ मार्बल्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 1/8 तो उसमें से निकल गया ना, क्योंकि ये वाला तो मार्बल्स ने यूज़ ही नहीं करा। उन्होंने कितना यूज़ किया है, क्यूब के वॉल्यूम में से अगर 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस कर देते हैं तो बाकी बचा हुआ जो स्पेस है वो मार्बल्स ने यूज़ किया है। तो नीचे किससे डिवाइड करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज साइड क्यूब माइनस 1/8 ऑफ 22 क्यूब डिवाइडेड बाय मार्बल ऑफ ईच, वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल। मार्बल स्फीयर की शेप में है और उसका रेडियस हमें, डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर इज 0.5, मतलब डायमीटर इज 5/10। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इज हाफ ऑफ 5/10, दैट इज 1/4 रेडियस आ जाएगा हमारे पास। तो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले तो 22 क्यूब को बाहर निकाल लें। 22 क्यूब आपके पास बाहर आ जाएगा तो आपके पास 1 - 1/8 बच जाएगा अंदर। यहाँ पे आ जाएगा 4/3, पाई इज 22/7 एंड रेडियस इज 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। अब आप न्यूमरेटर को थोड़ा सा सॉल्व कर लें, आपको इसको पावर को खोलने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सिंपली राइट इट एज 22 इंटू 22 इंटू 22। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 8 - 1 इज 7/8। अब आपके पास जो भी चीज़ें यहाँ पे न्यूमरेटर में हैं वो तो नीचे ही रहेंगी, और जो डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शंस जब डिनोमिनेटर में होती हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं ना। तो दिस इज़ 4 इंटू 22 इंटू 1 का तो कोई फ़र्क ही नहीं है, तो यहाँ पे तो 8 ही आएगा। और न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा, एक 3 इंटू 7 इंटू 4, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स इंटू 4 एंड लेट मी राइट हेयर, दिस इज़ 4 एंड 1 more 4 इज़ देयर, राइट। एक 4 से तो एक 4 ये कट जाएगा, 22 से 22 कट हो जाएगा। वी कैन कट दिस 4 विद 4 2s are 8 एंड दिस इज़ 2 2s are 4। अब आपके पास क्या बच गया, दिस इज़ 22 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज़ 441
7 3 21, 7 2 14. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 441 इंटू दिस इज़ 14 1 14, 4 1 लेफ्ट, 28 + 1 29, 294, सॉरी 22 इंटू 22 इज़ 484. मैंने 21 समझ लिया था यहाँ पे. 484 मल्टीप्लाई बाई 294, और ये आपके पास कितना आएगा, दिस इज़ इक्वल टू 142,296. व्हाट इज़ द आंसर? 142,296. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 142,296. नंबर ऑफ मार्बल्स, इतने मार्बल्स हमने इस क्यूब में अकोमोडेट किए जा सकते हैं. 142,296 मार्बल्स हम इस क्यूब में अकोमोडेट कर सकते हैं, राइट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटालिक स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल कौन सा होता है? जो अंदर से होलो होता है. जैसे कोकोनट शेल होता है ना, ये अंदर से खाली होता है, राइट. होलो फ्रॉम इनसाइड, कुछ इस तरह से है. ये है स्फीयर है, बट अंदर से क्या है, होलो है. अब उसके बाद क्या बोला है, द मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड and recast into the form of a cone of base diameter 8 centimeter, the height of the cone. उन्होंने बोला है ये जो स्फेरिकल शेल है, आपने हेमिस्फेरिकल शेल तो सुना है ना. हेमिस्फेरिकल शेल कुछ इस तरह से दिखता है. अगर आप स्फेरिकल शेल को सेंटर से काटेंगे तो इस तरह से 2 हेमिस्फेरिकल शेल्स बनेंगे आपके पास. मतलब ये बीच में से क्या होता है, एम्प्टी होता है. अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर 4 है, तो हम इसको ले लेते हैं. डायमीटर 1 इज़ 4, इंटरनल इज़ 4, डायमीटर 1 हम ले लेते हैं एक्सटर्नल, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर 2 हम ले लेते हैं इंटरनल, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर. इज़ इट क्लियर? अब उसके बाद उन्होंने बोला है इसको हमने मेल्ट किया है. मेल्ट करने के लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. जब भी हम एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ में रिकास्ट करते हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है, क्या सेम रहता है, दोनों में वॉल्यूम सेम रहता है. जैसे हम वाटर से वाटर क्यूब्स बनाएंगे तो दोनों में क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, राइट. तो अब यहाँ पे भी हमारे पास सबसे पहले हमें स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल आ जाएगा. उसको आपने रिकास्ट किया है किस शेप में, कोन की शेप में. अब आपको बताना है कि इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8, तो आपको बताना है कि उस कोन की हाइट कितनी होगी. मतलब जितना इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम आएगा उतना ही कोन का वॉल्यूम होगा. तो पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 का क्यूब. दिस इज़ 4/3 पाई, यू कैन टेक कॉमन. R1 इज़ डिवाइडेड बाई 2 आएगा 4, और R2 आ जाएगा 2. दिस इज़ 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, विच इज़ इक्वल टू 4/3 पाई 64 माइनस 8, एंड इट इज़ इक्वल टू 56, राइट. अब आपके पास ये किसका वॉल्यूम आ गया, ये आपके पास स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम आ गया. आपको इसमें पाई की वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है, हम आगे देखते हैं. अगर हमें नीड होगी तो हम इसको फिल कर लेंगे, राइट. ये हमारे पास स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम है. अब ये वॉल्यूम सेम है क्योंकि इसको मेल्ट करने के बाद हमने इसको किस में रिकास्ट किया है, कोन में. तो हमारे पास कोन का डायमीटर है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन भी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 4/3 पाई इंटू 56. दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये होता है वॉल्यूम इसका. दिस इज़ 4/3 पाई इंटू 56. पाई से पाई तो कट हो जाएगा, इसीलिए हमें पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं थी. दोनों 3 डिनोमिनेटर में है, ये भी कट हो जाएंगे. अब यहाँ पे आपके पास रेडियस इसका दे रखा है, डायमीटर इज़ 8, R हमें कितना दे रखा है 8, D हमें 8 दे रखा है, तो R कितना आ जाएगा हमारे पास 4. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H इज इक्वल टू 4 इंटू 56. H इज इक्वल टू 4 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4. 4 से 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14. हाइट कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर उस कोन की हाइट बनेगी जो इस स्फेरिकल शेल को मेल्ट करके बनाया गया है, राइट. तो हमारे पास आंसर विल बी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट. कि जब भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में रिकास्ट किया जाता है तो दोनों चीज़ों में मेल्ट करके रिकास्ट किया जाता है तो दोनों चीज़ों में क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है. बट कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए होते हैं, लेंथ ऑफ वायर है, उसको आपने सर्कल बनाया, जहाँ उसका आपने स्क्वायर बनाया, तो क्या सेम रहेगा,
तो पेरीमीटर सेम रहेगा ना, बट यहाँ पे एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई गई है। जब एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाते हैं तो दोनों में क्या सेम रहता है, वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Now the next question is, a solid piece of iron is in the form of a cuboid of dimensions 49 centimeter, 33 centimeter and 24 centimeter is molded to form a solid sphere. उसको हमने मोल्ड करके क्या बनाया है, उसको चेंज करके हमने एक स्फीयर बनाया है। मतलब हमारे पास एक क्यूबॉइड था पहले, राइट, उसको हमने फिर से चेंज करके किस में रिकास्ट किया है, उसको हमने मोल्ड करके उसको क्या बनाया है, एक सॉलिड स्फीयर में चेंज किया है। तो दोनों में क्या सेम रहेगा, यहाँ पे भी क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। वॉल्यूम क्या रहेगा, दोनों में इक्वल रहेगा। इज इट क्लियर? अब इसके डायमेंशंस हमें क्या दे रखे हैं, 49 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 33 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, आपको इस स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 24 इंटू 49 इंटू 33 एंड दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यूज़ पुट कर लें, 24 इंटू 49 इंटू 33, ये 3/4 हो जाएगा रेसिप्रोकल, और पाई की वैल्यू 22/7 है जो कि 7/22 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब। आप इसमें कटिंग जो भी कट हो रहा है उसको आप कट कर लीजिए। 4 6 24, देन यू कैन से दिस इज 11 3 33, 11 2 दिस इज 2, 3 6, क्या रह गया आपके पास, दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 49 इंटू 7 इज इक्वल टू आर क्यूब। क्यूब इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, क्यूब रूट में। दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। जब हमारे पास क्यूब रूट निकालना होता है तो हमें ट्रिपलेट्स बनाने होते हैं अंदर, यहाँ से एक 3 बाहर आएगा और एक 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो आपके पास रेडियस आएगा इस स्फीयर का, जो हमने इसको मोल्ड करके बनाया है, तो वो कितना आएगा, इसका रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। विच वन ऑप्शन इज करेक्ट? A option is the correct answer, right? A is the correct option. Now the next one is, next question करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A mason constructs a wall of dimensions 270 centimeter, 300 centimeter and 350 centimeter with the bricks each of size 22.5 centimeter, 11.25 centimeter and 8.75 centimeter. It is assumed that 1/8 of the space is इसके आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ते हैं। पहले उन्होंने बोला हुआ जो वॉल हमारे पास बनी है, वॉल हमें पता है कि एक क्यूबॉइडल की फॉर्म में होती है ना, थोड़ी थिक होती है। इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, वी हैव टू लेट अस कंसिडर इट लाइक दिस, दिस इज़ द वॉल, राइट। अब इस वॉल की उन्होंने जो हमें डायमेंशंस दे रखे हैं, दिस इज़ 270 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर एंड 350 सेंटीमीटर, राइट। अब उसके बाद उन्होंने बोला है इसमें जो ब्रिक्स लग रखी हैं, वॉल ब्रिक्स के साथ बनती है ना, ये जो ब्रिक्स हैं वो भी आगे कौन सी शेप में है, ये भी छोटे छोटे से क्यूबॉइड्स ही तो हैं, है ना। ये भी किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। अगर हम ब्रिक की बात करें तो ब्रिक्स हमारे पास हैं क्यूबॉइड की शेप में, और हर एक ब्रिक के जो डायमेंशंस दे रखे हैं, डायमेंशंस हैं दिस इज़ 2.5 एंड विड्थ इज़ 11.25 एंड हाइट इज़ 8.75। इज इट क्लियर? अब उसके बाद उन्होंने बोला है इट इज़ एज्यूम्ड दैट 1/8 ऑफ द स्पेस इज़ कवर्ड बाय द मोटार। मोटार का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वो मटेरियल जो हम बाइंड करने के लिए, ब्रिक्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम सीमेंट कहते हैं ना। सीमेंट ऑब्वियसली अब ब्रिक्स हैं, दो ब्रिक को अगर आप आपस में कंबाइन करोगे तो उनको जोड़ने के लिए, आपस में उनको बाइंड करने के लिए हम जो सीमेंट लगा रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है। और वो कितना पोर्शन कवर कर रहा है, 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉल, राइट। देन द नंबर ऑफ द ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द वॉल। आपको बताना है कि इस वॉल को बनाने के लिए टोटल कितनी ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप वॉल का वॉल्यूम निकालोगे, उसमें से 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को माइनस करोगे, और जो वॉल्यूम बच जाएगा वो किसका वॉल्यूम है, वो ब्रिक्स का वॉल्यूम है, तो उसको एक ब्रिक के वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दोगे। तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है ना हमने, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। 1/8 जो यूज़ हुआ है वो क्या है, सीमेंट वगैरह जितना भी हमें ब्रिक्स को बाइंड करने के लिए यूज़ किया है, वो उतना स्पेस 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉल कवर्ड बाय द सीमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो हमारे पास नीचे किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। वॉल किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके डायमेंशंस है हमारे पास 270, हम दोनों में से वॉल्यूम ऑफ क्यूब को माइनस कर देते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। 270 इंटू 300 इंटू 350, माइनस हमने किस में करना था, 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये भी हमारे पास सेम ही आ जाएगा। 270 इंटू 300 इंटू 350 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। अब ब्रिक के डायमेंशन है हमारे पास 22.5 इंटू 11.25
इंटू 8.75। अब इतने बड़े नंबर हैं, कैलकुलेशन तो होगी, है ना। तो सबसे पहले तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 270 इंटू 300 इंटू 350, अंदर आपके पास बचेगा 1 माइनस 1/8। डिनोमिनेटर में आपके पास है 225 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका डिनोमिनेटर का 10 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 11, 25 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 875 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 270 इंटू 300 इंटू 350 इंटू 8, एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 1 इज़ 7/8 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 100 इंटू 100, और ये जो डिनोमिनेटर में है 225 इंटू 1125 इंटू 875 इंटू 8। अब आप इसकी कटिंग करें और देखें आपके पास क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो ये दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं। 9 हाउ मैनी ज़ा, 9 3 ज़ा, यहाँ पे 30 आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास 9 5 ज़ा 45। आगे आप इसकी भी कटिंग कर सकते हैं। दिस इज़ 5 6 ज़ा 5 5 ज़ा। अब आप 5 की यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। 5 7 ज़ा 35, दिस इज़ 70, एंड 7 10 ज़ा, और ये भी 7 से कट हो रहा है। 7 1 ज़ा, दिस इज़ 1 लेफ्ट, 7 2 ज़ा 14, 3 लेफ्ट, 7 5 ज़ा 35। अब इसके बाद आपके पास और किस चीज़ की कटिंग हो रही है? 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, एंड दिस कैन बी 4 ज़ा 8 है ना, तो यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर लें। दिस इज़ 25 ज़ा 25, हाउ मैनी ज़ा 125, 25 1 ज़ा 25 5 ज़ा, राइट। यहाँ से 5 की आप 10 के साथ कटिंग कर ले, 5 2 ज़ा। अब आपके पास यहाँ पे है 1 1 2 5, ये भी 3 से कट रहा है। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 लेफ्ट, 3 7 ज़ा 21, 1 लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15। अब 375 है तो इसकी कटिंग आप 5 के साथ कर सकते हैं। दिस इज़ 5 7 ज़ा 35, 2 लेफ्ट, 5 5 ज़ा 25, दिस इज़ 5 60। अगेन यू कैन कट इट विद 5 यहाँ पे 25 के साथ कर लें। 25 4 ज़ा 25, 3 ज़ा, ये 3 60 के साथ कट रहा है 20। अब आपके पास डिनोमिनेटर में तो सब कुछ खत्म हो गया, आपके पास क्या है बच गया डिनोमिनेटर में? दिस इज़ 20, यहाँ पे एक 10 है, इंटू 7 है, इंटू 2 है, इंटू 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा, 2 तो ज़ीरोज़ आ जाएंगी आपके पास। देन यू आर हैविंग दिस इज़ 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एंड 16 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस इज़ 1 1 2 0 0, राइट। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 solid spheres of the same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. The diameter of the each sphere is what? उन्होंने बोला है कि एक सिलेंडर है आपके पास जिसका बेस डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट किया गया है और उसको मेल्ट करके किस में चेंज किया गया है? स्फीयर्स में। कितने स्फीयर्स बनाए गए हैं? 12 स्फीयर्स बनाए गए हैं। तो आपको बताना है कि जो स्फीयर्स बने हैं हर एक का डायमीटर कितना होगा। अब डायमीटर वाले क्वेश्चंस में भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, रेडियस निकाल देते हैं, रेडियस की भी ऑप्शन उन्होंने दे रखी होती है और उसी को मार्क कर देते हैं। डायमीटर के टाइम पे आपने ध्यान रखना है कि आप रेडियस का डबल ज़रूर करें, राइट। अब उसके बाद आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। जब भी एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो मैंने पहले ही बताया दोनों में क्या सेम रहता है? वॉल्यूम सेम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 12 सॉलिड स्फीयर्स, एक साइड पे है हमारे पास 12 सॉलिड स्फीयर्स। सॉलिड का क्या मतलब होता है? पूरे अंदर से फिल है, होलो नहीं है ना। और 12 सॉलिड स्फीयर्स का वॉल्यूम किसके इक्वल है? इसका वॉल्यूम किसके इक्वल है? इसका वॉल्यूम इक्वल है एक सिलेंडर के इक्वल, राइट। अब आपके पास जो चीज़ें, ये चीज़ें आपके पास गिवन है, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल है, राइट। ये दोनों चीज़ें आपके पास गिवन है और आपको बताना है कि यहाँ पे जो स्फीयर्स बने हैं उनका डायमीटर कितना होगा। तो हमने कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 πr³ इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई, इसको हम R1 ले लेते हैं, जब कैपिटल R लेते हैं, πr²h। पाई से तो पाई आप पहले ही कट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे है 3 4 ज़ा 12, यह आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 r³। और रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको डायमीटर इज़ 2, आपको इसका डायमीटर 2 दे रखा है, तो रेडियस कितना है 1, दिस इज़ 1 × 1, और हाइट कितनी दे रखी है 16। तो आपके पास r³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/16, दिस इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर r विल बी 1, तो डायमीटर विल बी 2। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now question number 13 is the radii of the top and the bottom of the bucket of the slant height 45 centimeter are 28 centimeter and 7 centimeter. अब ये क्वेश्चन फर्स्ट टर्म का है, हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, we can
put a cross on it. Now question number 14th is a medicine capsule is in the shape of a cylinder of diameter 0.5 centimeter with two hemispheres stuck to each of its end, right? उन्होंने बोला मेडिसिन का कैप्सूल है वो बना कैसे है, हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया है, राइट? इस तरह से A medicine capsule is in the shape of a cylinder. Okay, no, it is not like this. The medicine capsule is in the shape of a cylinder. बीच में से ये cylindrical shape में है. Of diameter 0.5 सेंटीमीटर. इस सिलेंडर का डायमीटर कितना दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर. With two hemisphere और दोनों ends पे hemispheres हैं. Like this, right? दोनों ends पे hemispheres हैं. On each of its end, the length of the entire capsule is 2 सेंटीमीटर. पूरे कैप्सूल की लेंथ हमें कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर. The capacity of the capsule we need to find out. Okay. अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि तीनों का वॉल्यूम को हमें प्लस करना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फीयर्स हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही बन जाएगा टोटल. अगर हमारे पास डायमीटर 0.5 है तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा हमारे पास 5/10 मल्टीप्लाई बाय इसका हाफ. दिस इज़ 1/4 विल बी द रेडियस. अगर ये हमारे पास रेडियस आ गया है 1/4 तो 1/4 का क्या मतलब है? दिस इज़ 0.4 2 ज़ा 8 0.25, राइट? 0.25 हमारे पास रेडियस है. अब हमें सिलेंडर की हाइट नहीं पता है तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे निकलेगी? या फिर हम यहाँ पे तो लेंथ ही बोलेंगे ना. लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी? यहाँ पे आपने पूरी लेंथ में से 0.5 एक साइड से माइनस कर 2.5 एक साइड से माइनस करेंगे और 0.25 दूसरी साइड से भी माइनस करेंगे. मतलब हमें 0.5 माइनस करना है. 2 माइनस 0.5 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास ये कितना आएगा? 1.5 इसकी लेंथ आ जाएगी. किसकी? सिलेंड्रिकल पार्ट की. अब हम निकालते हैं वॉल्यूम. हमें वॉल्यूम पूछा ना, कैपेसिटी पूछी है तो कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज πr²h और यहाँ पे दो हेमिस्फीयर्स हैं तो पूरे स्फीयर ही बन जाएगा 4/3 πr³. रेडियस दोनों का सेम है तो हमें r और r सेम ही लेने हैं, डिफरेंट लेने की नीड नहीं है. यहाँ में हमारे पास πr² तो कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा h प्लस 4/3r. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. पाई हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे नहीं रखी है तो वी मस्ट टेक 22/7. रेडियस हमें दे रखा है यहाँ पे 0.25 तो वी कैन राइट इट एज 1/4 इंटू 1/4. हाइट हमारे पास है 1.5. दिस इज प्लस 4/3 एंड रेडियस इज 1/4. ये दोनों कट हो जाएंगे. यहाँ पे दिस इज 2, दिस इज 11, दिस इज 11/56, राइट? और ये हमारे पास आ जाएगा 15/10 प्लस 1/3. इसको भी आप ऐड कर सकते हैं. 11/56 एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा एलसीएम. 15 3 ज़ा 45 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 11/56 इंटू 50. दिस इज 45 प्लस 10 इज 55 डिवाइडेड बाय 30. अब यहाँ पे कुछ कटिंग तो हो नहीं रही है, आपको इसको डेसिमल्स में ही निकालना पड़ेगा आंसर. अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम 11 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वी विल गेट डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 10 सेपरेट कर देते हैं 168 आ जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 55 इज 605. अब 168 को 605 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नियर अबाउट आएगा 3.6. डेसिमल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.36 और ये हमारे पास किस में आया है? सेंटीमीटर क्यूब्स में. कैप्सूल में कितनी कैपेसिटी है? 0.36 सेंटीमीटर क्यूब एंड ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट? लेट्स टू नेक्स्ट वन. उन्होंने बोला है द If two solid hemispheres of the same base radius r are joined together along their bases, then the curved surface area of the new solid is. अगर हम दो हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा शेप बन जाएगा? यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है और ये हमारे पास एक अनदर हेमिस्फीयर है. दोनों का बेस रेडियस कितना है? r और इसका भी बेस रेडियस r है. मतलब अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक स्फीयर की शेप में आ जाएगा, राइट? अब ये जो हमारे पास एक स्फीयर की शेप बनी है, आपने बताना है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा. आपके पास चाहे स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया देखें चाहे आप इसका टोटल सरफेस एरिया देखें, इसका एक ही सरफेस होता है, राइट? दैट इज़ 4πr². इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता ही नहीं है. इट इज़ सेम एज टोटल सरफेस एरिया. हेमिस्फीयर में होता है क्योंकि हेमिस्फीयर में दो फेसेस होते हैं, एक बेस होता है और एक कर्व्ड होता है. पर जब आपने इसको ज्वाइन करा तो ये वाले फेस तो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए ना, ये तो दिखेंगे ही नहीं. तो टोटल सरफेस एरिया विल बी 4πr². होप इट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर. यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका रेडियस कितना दे रखा है? r और हाइट कितनी है? h. जो h है ना वो 2r से ग्रेटर दे रखा है. एक उन्होंने हमें रिलेशन दे रखा है कि जो h है वो डबल ऑफ r से बड़ा है, राइट? हाइट
जो हाइट है ना वो डबल ऑफ रेडियस से बड़ी है, राइट। जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ डायमीटर वॉट। अब उन्होंने बोला है कि इसके अंदर एक स्फीयर फिट किया गया है। जस्ट इनक्लोज का क्या मतलब होता है? जस्ट इनक्लोज का मतलब होता है जो स्फीयर इसके अंदर फिट हुआ है ना वो इसको सारी साइड से टच कर रहा है, एवरीवेयर। वो इसको टॉप से भी टच करेगा, बॉटम से भी, और सारी साइड से भी। जस्ट इनक्लोज का ये मतलब होता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h सेंटीमीटर वेयर h इज ग्रेटर देन 2r जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब वो अपने अंदर जो एक स्फीयर इनक्लोज कर रहा है उसका डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्या उसका डायमीटर मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो सकता है? और हाइट हमारे पास डबल ऑफ आर के इक्वल नहीं है, डबल ऑफ आर से ज़्यादा है, या फिर वो मैक्सिमम डबल ऑफ रेडियस के इक्वल हो सकता है सिलेंडर के। अब आपको बताना है ये कि कौन सी चीज़ इसमें पॉसिबल है। अब आप एक चीज़ देखें, अगर आपके पास हाइट रेडियस के डबल से बड़ी है, इसका मतलब जो हाइट है वो, अगर हम इसको डायमीटर की बात भी करें तो ये इससे लार्जर आ जाती है। मतलब अगर आपको इस बॉक्स के अंदर एक स्फीयर फिट करना है, राइट, यहाँ तक तो वो मैक्सिमम कितना ले सकता है? डबल ऑफ आर ही ले सकता है ना, दिस इज़ 2r, और हाइट तो इससे बड़ी है। अगर आपका हाइट के जितना डायमीटर होगा तो वो इस सिलेंडर के अंदर फिट ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका मतलब हाइट से तो डायमीटर इस स्फीयर का क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर विल बी 2r। कितना हो सकता है? 2r हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। रेडियस क्योंकि हाइट से क्या है? स्मॉलर है। हाइट इज ग्रेटर देन द डबल ऑफ रेडियस। डबल ऑफ रेडियस मीन्स जो हाइट है वो डायमीटर से लार्जर है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो सकता है? इसका 2r के इक्वल हो सकता है, 2h के इक्वल नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। और h के इक्वल भी नहीं हो सकता। h के इक्वल लेंगे तो h तो हमारा 2r से बड़ा है, इस तरह से वो फिट कर देंगे तो स्फीयर तो दोनों साइड से इक्वल होता है ना। स्फीयर का ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से इसका डायमीटर अलग होता है और इधर से इसका डायमीटर अलग होता है। अगर उसका इधर से डायमीटर जितना है इधर से भी इतना ही है। अगर आप h डायमीटर ऐसे ले लेंगे और इतना ही h डायमीटर इधर ले लेंगे, वो कैसे फिट करोगे? इसके अंदर तो वो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि जो h है वो 2r से बड़ा है, h जो है डायमीटर से बड़ा है, तो वो इसके अंदर तो जा ही नहीं पाएगा। इसके अंदर जाने के लिए हमें जो डायमीटर है जहाँ तो इसके बराबर लेना पड़ेगा। तो इसके बराबर मैक्सिमम कितना हो सकता था? डबल ऑफ आर के इक्वल हो सकता था, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ड्यूरिंग conversion of a solid from one shape to another the volume of the new shape will be। कन्वर्जन का मतलब होता है एक चीज़ से कन्वर्ट होकर या एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई गई है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, एक सॉलिड है उसको मेल्ट किया गया है और उससे किसी और चीज़ और शेप में चेंज किया गया है। द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनअल्टर्ड और बी डबल्ड। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो वॉल्यूम है वो दोनों में क्या रहेगा? रिमेन अनअल्टर्ड। मतलब अनअल्टर्ड मतलब इट विल रिमेन सेम। क्या रहेगा? वॉल्यूम सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर हम हमारे पास वाटर है, जितना हमारे पास वाटर का वॉल्यूम है, अगर हम उसी वाटर से आइस क्यूब्स बनाते हैं तो उन आइस क्यूब्स का भी वॉल्यूम क्या होगा? सेम ही होगा। जहाँ हमारे पास वैक्स है, कैंडल है, हमने इसको मेल्ट किया है, उसको मेल्ट करके हमने किसी और शेप में चेंज किया है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर दिस एंड दिस। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्रस्टम, तो वी विल नॉट डू इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ राइट सर्कुलर कोन, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस। एक राइट सर्कुलर कोन है और इसको क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है? क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है हमने इसको कट किया एक प्लेन से, राइट। जैसे मान लो ये हमारे पास एक शेप है, सॉलिड है, जैसे मैंने इसको नाइफ के साथ कट कर दिया यहाँ से। अगर आप इसको नाइफ के साथ कट करोगे तो ये जो ऊपर आपके पास नीचे आपके पास जो दो बेस बन रहे हैं, दो चीज़ें आपके पास कट होकर बनेंगी, एक इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से। इनका जो बेस बनेगा, ये जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, जिसको मैं शेड कर रही हूँ, राइट। दिस आर कॉल्ड क्रॉस सेक्शंस। काटने के बाद जो हिस्सा आपका विजिबल हुआ है, राइट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ये कौन सी शेप में दिखेगा आपके पास? दिस इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल। इज इट क्लियर? इट इज नॉट अ फ्रस्टम ऑफ कोन। उन्होंने बोला है इन द राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस। प्लेन पैरेलल टू द बेस मतलब जो आपने नाइफ चलाया ना वो आपने सीधा इस तरह से इसको काटा है। जैसे आपके पास कुकुम्बर है, अगर आप इसको काटेंगे तो आपके पास, अगर आपने इसको नाइफ के साथ इस तरह से काटा वर्टिकली, तो आपके पास ये जो दो हिस्से बनेंगे इस तरह से बनेंगे ना, इनका जो क्रॉस सेक्शन है ये वाला पार्ट, ये आपको किस शेप में दिख रहा है? दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन होता है वो 3D नहीं है, वो एक 2D प्लेन शेप होती है, राइट। बाय अ प्लेन से काटा गया तो प्लेन मतलब 2D शेप ही आपको जो विजिबल होगी बाद में काटने के बाद वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सर्कल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब ये रेशियो वाले क्वेश्चंस तो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार। आप देखेंगे कि हर एक सैम्पल पेपर में जहाँ मैक्सिमम टाइम आपको ये रेशियो वाले क्वेश्चंस दिख ही जाएंगे, जिसमें आपको दो चीज़ों की रेशियो दे रखी होगी और किसी और दो चीज़ों की रेशियो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो दिस, द रेशियो ऑफ देयर ए सरफेस एरियाज। हमें दो स्फीयर्स के वॉल्यूम्स की रेशियो दे रखी है, तो हम ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, इसको R1 ले लेते हैं, एंड R2 क्यूब, राइट। इसकी रेशियो हमें कितनी दे रखी है? 64/27। यहाँ से हम 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा,
कंप्लाइज करें R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27। क्यूब इधर जाके किस में चेंज होता है, क्यूब रूट में। तो R1/R2 की रेशो आपके पास कितनी आ जाएगी, दिस इज 4:3 है ना। ये क्यूब रूट में अगर चेंज होगा तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनेंगे ना, अंदर 4:3 इसका रेशो आ जाएगी, किसकी, रेडियस की। दोनों के रेडियाई की रेशो 4:3 आ जाएगी। अब हमने रेशो निकालनी है, द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो शेप कौन सी है, स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr2 का स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा आपके पास, R1/R2 का जो भी रेशो है उसका स्क्वायर करना है। तो दैट इज 4/3 का स्क्वायर कर देंगे, दिस इज 16/9। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर कितना आएगा, 16/9। रेडियस के रेशो की, आप इसको पूरा सॉल्व करने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाल लाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर। तो आप फॉर्मूला के साथ ही इसकी प्रैक्टिस करना सीखें, धीरे धीरे आपको भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और रेशो वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज़रूर करके जाएं जिसमें हमें एक चीज़ की रेशो दे रखी होती है और किसी और चीज़ की रेशो हमसे पूछी गई होती है, राइट। तो होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें एंड होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।